हेलो एवरीवन। सॉल्यूशन गुरु के ट्रिकी लॉ चैनल में मैं प्रतिज्ञा सिसोदिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जो पर्सनल लॉ हिंदू लॉ के हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में से लिया गया टॉपिक है। ये इसमें से दो टर्मिनोलॉजी हमने यूज की है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, जानेंगे उसके बारे में। एक है कॉपाशनरी सहदाई की और एक है जॉइंट हिंदू फैमिली। अब ये दोनों टर्मिनोलॉजी क्या है और ये मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, ये होता है क्या, कॉपाशनरी क्या होता है, सहदाई की, हिंदू जॉइंट फैमिली क्या होता है, इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो मैं आशा करती हूँ, आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्टेज किए। जैसे डीएलओ की जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो मैंने सोचा चल कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको कवर करवा देती हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। फैमिली लॉ में ये इसमें दो चीज़ें होती है। इसमें एक तो जो फैमिली लॉ है ना, फैमिली लॉ में जो ये प्रॉपर्टी होती है, ये दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक तो स्वार्जित प्रॉपर्टी होती है, एक होता है पैतृक प्रॉपर्टी। पैतृक प्रॉपर्टी होती है एक तो मतलब जो स्वार्जित प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जिसको हम खुद अपनी मेहनत से कमाते हैं, अर्जित करते हैं या कहीं से हमको मिलती है, तो वो हमारी स्वार्जित मतलब कहीं से मिलती नहीं, स्वार्जित आय मतलब हमारी खुद की कमाई से हम प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं, मेहनत करके पर्सनल स्किल से हम प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं, बनाते हैं अपनी प्रॉपर्टी। अब पैतृक प्रॉपर्टी होती है, कॉपाशनरी प्रॉपर्टी होती है, वो पैतृक के पुश्तैनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है पैतृक प्रॉपर्टी है, उसको पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो इस तरह से दो प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें दो लॉ भी है, जैसे एक हिंदू मिताक्षरा लॉ है और एक दाय भाग है। तो हिंदू मिताक्षरा लॉ सब मतलब सारे हिंदुओं पर गवर्न करता है इस और जैसे हम लोग हैं, हम पे मिताक्षरा लॉ ये गवर्न होता है, मतलब हम मिताक्षरा लॉ से गवर्न होते हैं, हम पर अप्लाई होता है मिताक्षरा लॉ, जिसमें ऐसा है कि हाँ, उसमें जो मिताक्षरा लॉ है उसमें मतलब पिता से हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं, पिता जीवित है तभी हम उनसे प्रॉपर्टी हमेशा ले सकते हैं, प्रॉपर्टी से हम शेयर ले सकते हैं अपना। और दाएं भाग में ऐसा है, दाएं भाग असम बंगाल में लागू होता है, वहां पर ऐसा उसमें ऐसा है दाएं भाग में कि पिता के जीवित रहते हुए प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लिया जा सकता, पिता की डेथ के बाद ही उसमें ये अप्लाई होती है ये विधि। दाएं भाग लॉ जो है ये पिता की मृत्यु के बाद अप्लाई होता है। और इसमें जब ये एक चीज हम देख रहे हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली, इनमें कौन कौन आते हैं, संयुक्त हिंदू परिवार, तो ये एक बिग इंस्टीट्यूशन है और ये सामुदायिक है। कोपार्शनरी जो है यह एक मिनी इंस्टीट्यूशन, एक लघु संस्था है। इसको सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, उसमें वीटी नरेंद्र वर्सेस वीटी कमिश्नर AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 14 AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 14 में ये डिसाइड हुआ है कि जॉइंट हिंदू फैमिली जो है ये एक बड़ी संस्था है और जो सहदाई की है कोपार्शनरी जो है यह एक लघु संस्था है। इसमें डिफरेंस किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है और सहदाई की क्या है। तो इनमें डिफरेंस है कि ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली है ये एक बड़ी संस्था है। इसकी लिस्ट देखिए, इसमें 7 पॉइंट मैंने तैयार किए और 7 पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये जो पुरुष आएंगे इसमें जो पुरुष से वंशानुक्रम में है, मतलब जो फादर से वंशानुक्रम में फादर से रिलेटेड है, मेल से रिलेटेड है। अब सेकेंड में संपार्श्विक आता है, फिर आता है दत्तक, एडॉप्शन आता है। तो एडॉप्शन मतलब किसी को गोद ले लिया गया बच्चा है तो वो भी जॉइंट फैमिली का मेंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है
दीन आश्रित, तो दीन आश्रित वो है जैसे घर में कोई काम करते नौकर है, जिनके पेरेंट्स का पता नहीं है, कोई अनाथ है, तो उसको आश्रय देते हैं अपने घर में, तो वो भी फैमिली का मेंबर बन जाता है। फैमिली जैसे ही उसे ट्रीट करते हैं, उनसे बिहेव करते हैं, और वे पुत्र भी इसमें शामिल हो जाएंगे। कौन से पुत्र? वो बच्चे, वो पुत्र भी मतलब शामिल होंगे जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत जिनका जन्म हुआ है, जो हिंदू मेल और ईसाई माता से जन्मे हैं। तो ऐसे पुत्र भी उसमें आ जाते हैं, जॉइंट फैमिली के मेंबर होते हैं। और 6 नंबर में आता है पुरुष की वाइफ, है ना। अब जो मेल है उसकी वाइफ, इसमें वाइफ भी आ जाएगी। उसके बाद अनमेरिड डॉटर आ जाएगी, है ना, अनमेरिड पुत्रियां आ जाएगी, अविवाहित पुत्रियां। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी संस्था है। और सहदायिकी कोपार्शनरी, हिंदू कोपार्शनरी जो है, हिंदू जॉइंट हायर जो है, ये सहदायिकी जो है, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें 4 डिग्री तक आता है। 4 डिग्री में कौन कौन से आते हैं? 4 डिग्री है, 4 पीढ़ी तक आता है सिर्फ। इसमें प्रपितामह आता है, पितामह, पिता, व्यक्ति, है ना, परदादा, दादा, पिता और आप, मतलब इस समय जो बेटे हैं, फादर के बाद जो बेटा है वो आएगा इसमें। अब इसमें बेटी और बेटी के बारे में जानते हैं कि दोनों में, बेटियों में क्या डिफरेंस है, बेटियों के बारे में क्या दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है। तो इसमें जो कोपार्शनरी है, इसमें सेक्शन 6 में दिया हुआ है। पहले मतलब बेटी को राइट नहीं होता था, 2005 के पहले बेटी को उस कोपार्शनरी में राइट नहीं था, कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में। अब 2005 में का जो एक्ट है उसमें मतलब सेक्शन 6 में पूरा इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है इस सेक्शन 6 को, और उसमें बेटी को भी इक्वल राइट मिला है बेटी के बराबर। जैसे बेटा जन्म लेते ही प्रॉपर्टी में, कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में राइट रखता है, वैसे ही बेटी भी जन्म लेते ही कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट रखती है बेटे के बराबर। तो जो कोपार्शनरी प्रॉपर्टी है, जो पैतृक पुश्तैनी प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसमें बेटी भी बेटे के इक्वल राइट रखती है। और ये एक्ट जब अप्लाई नहीं हुआ, उसके पहले अगर कोई बंटवारा होता है, हो गया है, और उसमें बेटी अगर चाहती है प्रॉपर्टी में शेयर लेना, तो फिर उसमें वो नहीं कर सकती, उसमें उसको राइट नहीं होता था। लेकिन जब 2005 का एक्ट अप्लाई हो गया और उसके बाद प्रॉपर्टी में कोई बंटवारा होता है पैतृक प्रॉपर्टी में, पुश्तैनी कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में, तो फिर बेटी जो इसमें उसका राइट है और वो अपना शेयर ले सकती है। और जब उसको प्रॉपर्टी मिलती है, सहदायिक प्रॉपर्टी या पैतृक प्रॉपर्टी जो बेटी को मिलती है शेयर में, तो फिर उस प्रॉपर्टी की वो पूरी हकदार है, पूर्ण हकदार है, वो पूर्ण स्वामिनी है उसका। वो चाहे तो वसीयत करके किसी को अपनी प्रॉपर्टी दे सकती है, वो पूर्ण स्वामिनी है। और इसमें मतलब सहदायिक प्रॉपर्टी में बेटी जो है शादी होने के बाद भी वो सहदायिक रहती है, उसका हक रहता है पुश्तैनी प्रॉपर्टी में, पैतृक प्रॉपर्टी में। वो शादी होने के बाद भी आकर के जब चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी वो ले सकती है। जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तब वो आकर के अपना हक भी इसमें ले सकती है। तो और जॉइंट फैमिली में क्या है, डॉटर जो है, अनमेरिड डॉटर की बात है, जब तक मैरिड नहीं होती तब तक वो जॉइंट फैमिली की मेंबर रहती है। और जैसे उसकी शादी हो जाती है तो वो किसी और फैमिली में चली जाती, तो और फैमिली, दूसरी जिस फैमिली में वो जाती है वहाँ की वो मेंबर बन जाती, तो उस फैमिली की, जॉइंट फैमिली की वो मेंबर दूसरी फैमिली की हो जाती है, तो यहाँ की वो नहीं रहती है फिर। और फिर कंडीशन ऐसी है अगर जैसे उसकी मैरिज हो गई है और वो चली गई है, तो जो उसके मतलब उसके वाइफ मतलब उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया है या डाइवोर्स हो गया है किसी कारण से, झगड़ा वगैरह में वो अपने घर आ जाती है, रहने लग जाती है वापस, तो वो जॉइंट फैमिली का मेंबर फिर से बन जाती है। तो इसमें वो जॉइंट फैमिली का मेंबर फिर से बन जाती है। और उसको, और यहाँ पर जो कॉर्पोरेशनरी प्रॉपर्टी में एक बात है कि जो बेटी है वो तो इक्वल राइट है उसको कॉर्पोरेशनरी प्रॉपर्टी में, लेकिन उसके बच्चों को नहीं है।
वो क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो उसको जो कॉर्पोरेशनरी प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति जो शेयर मिलेगा उसमें उसका पूरा हक है, तो उसके बच्चों का हक बाद में होगा, मतलब जब उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसके पहले नहीं। जब वो सामुदायिक प्रॉपर्टी रहती है, जब तक उसका बंटवारा नहीं होता है तब तक तो वो हकदार पूर्ण स्वामिनी वो उसमें रहती है, मतलब उसके बच्चों का हक नहीं होता है। लेकिन बच्चों का, जहाँ उसके पिता की प्रॉपर्टी है बच्चों की, वो उसके फादर की प्रॉपर्टी में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ बेटी का है अपने फादर की प्रॉपर्टी में ना। फादर, पिता, पितामह, दादा, परदादा, इनकी प्रॉपर्टी जो है उसमें हिस्सा बेटी का है, लेकिन बेटी के बच्चों का नहीं है, क्योंकि बेटी के बच्चों का वहां पर है, उन बच्चों के पिता के यहाँ पे। तो इस तरह से हमने जाना शॉर्ट में कि हिंदू कॉर्पोरेशनरी सहदायिकी क्या है और जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, मतलब उनको पता ही नहीं होता कि जॉइंट फैमिली और सहदायिकी एक ही चीज समझते हैं। तो इसीलिए इसको डिटेल में समझाना पड़ा कि ये जॉइंट हिंदू फैमिली एक अलग चीज है, और ये जो सहदायिक है कॉर्पोरेशनरी जो है हिंदू, ये एक अलग चीज है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है इसको तैयार करने में, और तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।